So students, welcome to AIB Education at Study with Anas sir. Today I will be starting class 11th Business Study, chapter number 2 Forms of Business Organization. आज हम पढ़ते हैं जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस का बेसिकली क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये होता है कि बिजनेस के थ्रू मतलब फैमिली मेंबर जो बिजनेस को रन करते हैं एक साथ मिलकर, और वो जनरेशन टू जनरेशन चलता है, यानी कि एक पीढ़ी के बाद उसी सेम बिजनेस को दूसरी पीढ़ी चलाए, यानी कि फैमिली मेंबर्स भी इन्वॉल्व हों और वो जनरेशन टू जनरेशन सेम बिजनेस चले भी, तो उसको जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस कहा जाता है। अब इसके अंदर क्या क्या चीज़ें बता रखी, पहले बता रखी मीनिंग ऑफ जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। इसका मतलब क्या हुआ मीनिंग ऑफ जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस का? कि ये तो जैसे कि पहले तो सेम फैमिली से इन्वॉल्व हो पर्सन, सेम फैमिली से इन्वॉल्व होने के बाद वही सेम बिजनेस जनरेशन टू जनरेशन चले भी, यही इसकी मीनिंग है जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, उसी को कहा जाता है। अब इसके अंदर दो चीज़ें आती हैं नई, पहले आती है कॉपर सैनरी एंड द आता है फिर कॉमन प्रॉपर्टी। तो कॉपर सैनरी क्या होता है? मीन्स अ कॉमन ओनरशिप इन द एसेंट्रल प्रॉपर्टी इज क्रिएटेड बाय अ लॉ एंड नॉट बाय एनी कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि लॉ के थ्रू इसको बनाया जाता है विदाउट एनी कॉन्ट्रैक्ट के। अकॉर्डिंग टू इट इंडिविजुअल गेट्स राइट इन द एसेंट्रल प्रॉपर्टी इमिडिएटली आफ्टर दैट, यानी कि इसके अंदर क्या होता है, जो इसके फैमिली मेंबर्स होते हैं उस फैमिली मेंबर्स में कोई भी जब कोई नया व्यक्ति जन्म लेता है तो वो उसका जन्म के साथ ही अधिकार होता है उस एसेंट्रल प्रॉपर्टी पे, यानी उस बिजनेस की उस फैमिली की प्रॉपर्टी के ऊपर। कॉमन प्रॉपर्टी, यानी कॉमन प्रॉपर्टी का ये मतलब होता है कि अकॉर्डिंग टू हिंदू लॉ जॉइंट हिंदू फैमिली gets recognized as undivided Hindu family only when a family possesses property that is used by the welfare of all the members of the family, यानी कि जो भी उस बिजनेस की उस फैमिली की प्रॉपर्टीज होती हैं वो उस बिजनेस के मेंबर्स के यानी फैमिली मेंबर्स की वेलफेयर के लिए ही इसका यूज़ किया जाता है, ना कि किसी सिंगल पर्सन के लिए, तो इसको कॉमन प्रॉपर्टी कहा गया है। अब देखिए इसके हम फीचर्स की तरफ बढ़ते हैं। फीचर्स के अंदर क्या बता रखा है? फीचर्स ऑफ जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस ऑपरेशन अकॉर्डिंग टू द हिंदू लॉ, यानी कि ये जो बिजनेस फॉर्म किया जाता है ये अकॉर्डिंग टू किया जाता है लॉ, यानी और अकॉर्डिंग क्या होता है? ऑपरेशन अकॉर्डिंग टू द हिंदू लॉ। उसके अंदर लिखा रहता है कि हर एक पर्सन की राइट्स कितने हैं, ड्यूटीज कितने हैं, वर्क कितनी है, कितनी प्रॉपर्टी का वो मालिक है, या फिर कितनी क्या क्या चीज़ें जो जो इंपॉर्टेंट बात होती है वो सब उस लॉ के अंदर लिखी जाती हैं, और वो उस लॉ के थ्रू ही उस बिजनेस को रन किया जाता है, बनाया जाता है। उसके बाद आता है मैनेजमेंट बाय करता, यानी कि इस बिजनेस को जो रन करता है वो करता है घर का सबसे बड़ा, जो कि जनरली उसका नाम होता है कर्ता, मुखिया, मैनेजर। इस तरीके से तो ये क्या होता है, ये जो हमारे बिजनेस होते हैं इनका पूरा राइट होता है अपने बिजनेस के अंदर इंटरफेयर करने का, उस बिजनेस को चलाने का। किसी भी और फैमिली मेंबर्स को कोई राइट नहीं होता इस बिजनेस के अंदर इंटरफेयर करने का और अपना डिसीजन रखने का कि इस बिजनेस में ये नहीं ये होना चाहिए था। जो चाहता है वो करता ही करता है, ठीक है, इसलिए बता रखा है इसके अंदर मैनेजमेंट बाय करता। लिमिटेड लाइबिलिटी, लिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब होता है कि जो भी इस फैमिली के अंदर मेंबर्स होते हैं उनकी लाइबिलिटी जो है वो लिमिटेड रहती है। लिमिटेड रहती है मतलब कि उस फैमिली के अंदर उस लॉ बिजनेस के अंदर अगर कोई लॉस होता है तो उस मेंबर्स के उन मेंबर्स के पर्सनल एसेट नहीं बेचेंगे, सिर्फ और सिर्फ उनकी लाइबिलिटी जो है वो लिमिटेड रहेगी, अनलिमिटेड रहेगी। अब इसके बाद क्या आता है इसके अंदर? परमानेंट एग्जिस्टेंस। परमानेंट एग्जिस्टेंस का मतलब क्या होता है कि ये जो बिजनेस होता है ये चलता है जनरेशन टू जनरेशन, यानी कि एक जनरेशन ने चला लिया फिर दूसरी वाली जनरेशन चला लेगी, तो इसके अंदर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता किसी की डेथ हो जाने से, किसी के चले जाने से कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। फॉर एग्जांपल अगर मुखिया की डेथ हो जाती है या फिर वो अब उस बिजनेस को नहीं चलाना चाहता तो कोई और मुखिया बन जाता है, कोई और आगे आता है और बिजनेस को रन करता है, तो ये बंद तो कभी भी नहीं होता। इसलिए इसके पॉइंट बता रखा है परमानेंट एग्जिस्टेंस। मेंबरशिप बाय बर्थ, मैं आपको पहले ही बता दिया कि इस बिजनेस के अंदर जो इसके मेंबर्स होते हैं यानी फैमिली मेंबर्स होते हैं उसमें कोई भी व्यक्ति जन्म लेता है तो उसका जन्म के साथ ही अधिकार हो जाता है उस बिजनेस के अंदर मेंबर का, ठीक है। ओनली मेल मेंबर, इस बिजनेस में क्या था कि पहले सिर्फ और सिर्फ मेल ही चलाया करते थे और मेल ही मेंबर हुआ करते थे, बट अकॉर्डिंग टू द हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956, यानी कि 1956 के एक्ट के बाद इसमें क्या हुआ, इस बिजनेस को वुमन भी चला सकती हैं आफ्टर डेथ ऑफ हस्बैंड, अगर उनके हस्बैंड की डेथ हो चुकी है तो वो भी उस बिजनेस के अंदर इन्वॉल्व हो सकती हैं और अपने मेल की जो एब्सेंट की कमी, जो उनके मेल जो थे उनके हस्बैंड जो थे
उनकी जो कमी थी उस कमी को पूरा कर सकती हैं, ये इसके अंदर लिखा हुआ है। तो इस एक्ट के बाद ये इन्वॉल्व हुआ है, वरना ये भी इन्वॉल्व नहीं होता इसके अंदर, सिर्फ और सिर्फ मेल ही चलाया करते थे। रजिस्ट्रेशन, इसको कोई नीड नहीं होती किसी भी रजिस्ट्रेशन की, ये इजीली बन सकता है। देयर हैज नो नीड टू कंप्लीट एनी लीगल फॉर्मेलिटी फॉर एस्टेब्लिशमेंट, यानी इसको चलाने के लिए, इसको बनाने के लिए कोई भी लीगल फॉर्मेलिटी करनी कोई ज़रूरी नहीं है। इसके फायदे क्या होते हैं मेरिट्स ऑफ जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस के? पहला होता है इजी टू स्टार्ट, यानी कि इसको इजीली हम स्टार्ट कर सकते हैं विदाउट एनी फॉर्मेलिटीज। ठीक है, विदाउट एनी कंप्लीट फॉर्मेलिटीज, लीगल फॉर्मेलिटीज, इस तरीके से, जो कि हमने पढ़ भी लिया अभी रजिस्ट्रेशन के अंदर। अब बता रखा है इसके अंदर सेक्रेसी, यानी कि अंडर द जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस ऑल फैक्ट रिमेनिंग अनफाइंड बाय द कर्ता, यानी कि इस बिजनेस के अंदर मैनेजमेंट कर कौन करता है? कर्ता करता है। रियल काम कौन करता है? कर्ता करता है। तो जितने भी उस बिजनेस से रिलेटेड फैक्ट होते हैं, बातें होती हैं, सीक्रेट बात होती हैं, सब कर्ता के हाथ में रहती हैं, तो इसके अंदर कोई भी बात लीक भी नहीं होती। डायरेक्ट कांटेक्ट विद कस्टमर, यानी कि जो इसके अंदर कर्ता होता है उसका डायरेक्ट कांटेक्ट रहता है कस्टमर से, यानी जान पहचान काफ़ी रहती है। वो अपने बिजनेस के अंदर कोई भी नया फैशन आ रहा है, कोई भी नई चीज़ आ रही है, तो वो उनको डायरेक्टली बता देता है कि अब ये नई चीज़ आ रही है या फिर ये फैशन आ रहा है, लेना चाहो तो आप ले लीजिए। तो इसलिए इसमें डायरेक्ट कांटेक्ट बना हुआ रहता है कर्ता का अपने कस्टमर से। तो ये इसके अंदर बता रखा है। अब इसके अंदर क्या बता रखा है हमें? बेसिकली promote decision, यानी कि द कर्ता ऑफ द जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस इज फ्री टू टेक बिजनेस डिसीजन, यानी कि वो बिल्कुल, जो हमारा कर्ता होता है वो बिल्कुल फ्री होता है कोई भी डिसीजन लेने के लिए। उसको कोई भी, वो किसी से राय लेने की ज़रूरत नहीं है, किसी से चर्चा करने की ज़रूरत नहीं कि मैं डिसीजन लूँ नहीं लूँ। उसको पूरा राइट और पूरा फ्री होता है कि वो जो भी चाहे डिसीजन उस बिजनेस के अंदर ले सकता है। डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन एफर्ट्स एंड कंसिडरेशन, the Karta of the joint Hindu family business has the exclusive right on the profit of the business, यानी कि उसका पूरा राइट होता है प्रॉफिट के ऊपर उस बिजनेस के। दिस गिव्स इनकरेजमेंट टू पुट इन मोर हार्ड वर्क, वो सबसे ज़्यादा हार्ड वर्क भी वही करता है। और जब वो, अब जाहिर सी बात है, जब हम किसी बिजनेस के अंदर प्रॉफिट देखते हैं तो हमारा और हार्ड वर्क करने का जो है वो मन करता है, और हम आगे और प्रॉफिट की तरफ बढ़ते हैं। तो ये इसके अंदर कुछ बता रखा है। अब हमें लास्ट पॉइंट मिलता है एडवांटेज ऑफ इनहेरिटेबल क्वालिटी। इसका मतलब क्या ये होता है? द जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस इज हैंडेड ओवर वन बाय वन जनरेशन टू अदर हैंड। मैंने आपको मीनिंग में बता दिया है कि इस बिजनेस में क्या होता है, जो हमारा बिजनेस रन करते हैं वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन के बीच में जो है वो चलता रहता है, ये कभी रुकता नहीं है। जैसे इस जनरेशन ने चला लिया, इस जनरेशन के बाद क्या होगा, दूसरी जनरेशन रन करेगी इसको। तो ये जनरेशन टू जनरेशन हैंडेड कर दिया जाता है कि अब आप इस बिजनेस को रन करो, फिर उसके बाद आप करो, फिर उसके बाद आप करो। तो इस तरीके से इसमें चैन जो है वो चलती रहती है। अब इसकी लिमिटेशंस, यानी कि डिसएडवांटेज क्या बता रखी हैं? अनलिमिटेड लिमिटेड रिसोर्सेज, the resources of the joint Hindu family business are limited. This reduce the power of the competition in business, यानी कि जो इस फैमिली के बिजनेस की रिसोर्सेज होती हैं वो लिमिटेड रहती हैं। इससे क्या होता है? इसकी पावर रिड्यूस होती है कंपटीशन करने में बिजनेस के। दिस फैक्टर आल्सो बिकम अ हिंड्रेंस इन द डेवलपमेंट, ये फैक्टर एक बाधा है बिजनेस को डेवलप्ड करने के लिए। बिजनेस कैन नॉट बी इस्टेब्लिश ऑन द लार्ज स्केल, यानी कि ये जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस होता है, ये लार्ज स्केल पे नहीं डेवलप्ड हो सकता, ये स्मॉल स्केल पे काफ़ी अच्छा वर्क करता है, लार्ज स्केल पे इसको इस्टेब्लिश करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अनलिमिटेड लाइबिलिटी, देखिए अनलिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब क्या हुआ? अभी तो हमने पढ़ा था लिमिटेड लाइबिलिटी रहती है हर मेंबर्स की, बट जो लिमिटेड लायबिलिटी रहती हैं वो सिर्फ अदर फैमिली मेंबर्स की रहती हैं, ना कि कर्ता की। कर्ता की जो लायबिलिटी रहती है वो अनलिमिटेड रहती है। क्यों? क्योंकि वो ही क्या नाम है, मेन हीरो होता है उस बिजनेस का। सारा काम वो करता है, सारा इंटरफेस वो करता है, सारे डिसीजन वो लेता है। तो उसकी लायबिलिटी भी क्या है, वो अनलिमिटेड रहती है। यानी कि अगर बिजनेस के अंदर लॉस हो गया है, लोन ज़्यादा हो गया है, तो वो अपने पर्सनल एसेट बेचेगा, ना कि और फैमिली मेंबर्स के। इसलिए अनलिमिटेड लायबिलिटी रहती है सिर्फ और सिर्फ कर्ता की। डोमिनेंस ऑफ कर्ता, डोमिनेंस ऑफ कर्ता का मतलब क्या होता है? इस बिजनेस में कर्ता को फुल्ली पावर होती है सारे बिजनेस के डिसीजन लेने की, सभी काम करने की। तो उसको बेसिकली फुल पावर होती है इस बिजनेस में।
तो इसमें बता रखा है कि जो पावर उसके पास होती है कभी कभार क्या होता है वो करता उसका मिसयूज कर बैठता है, और उसकी मिसयूज करने के बाद वो कई सारी चीजें खो देता है, जैसे कि लव, गुडविल और फैमिली मेंबर्स का फेथ। इस तरीके से बता रखा है डोमिनेंस ऑफ कर्ता में। फिर आती है बात इसके अंदर लिमिटेड मैनेजरियल स्किल, यानी कि जो कर्ता होता है वो ही इसके अंदर सारी चीज़ें एक्टिविटी करता है डिसीजन से मैनेजमेंट से रिलेटेड। तो इसके अंदर लिमिटेड रहती है मैनेजरियल स्किल। कभी कभार क्या होता है कि उसका डिसीजन कुछ कुछ ऐसा होता है कि वो बिजनेस के लिए अनफेवरेबल होता है और हमारा बिजनेस लॉस की तरफ बढ़ जाता है। तो ये बता रखा है इसके अंदर। अब पांचवा पॉइंट बता रखा है इसमें लास्ट हमारा, लैक ऑफ कोऑपरेशन फ्रॉम मेंबर्स। लैक ऑफ कोऑपरेशन फ्रॉम मेंबर्स का मतलब ये होता है कि अगर हमारी फैमिली के अंदर ही कोई गद्दार है, कोई धोखेबाज है, तो वो क्या होगा, उस फैमिली के अंदर उस बिजनेस की जो सीक्रेट बातें होंगी वो दूसरे बिजनेस को जाके बता देगा। कि जैसे होती है ना किसी बिजनेस के अंदर नया फॉर्मूला या फिर कोई न्यू इन्वेंशन जो करता है कोई बिजनेस, तो वो पहले करता है फिर बाद में बताता है। तो ये पहले, इसलिए जैसे मान लो कोई खुद ही करता बनना चाह रहा हो कोई बिजनेस फैमिली मेंबर, तो वो क्या करेगा, उस सीक्रेट बातों को सामने वाले से शेयर कर देगा जाके। तो इसके अंदर फैमिली मेंबर्स की भी धोखेबाजी बनी रहती है। तो ये इसकी डिसएडवांटेज होती है। अब इसके अंदर आता है दूसरा टॉपिक, कोऑपरेटिव सोसाइटीज, एंड उसका दूसरा नाम है कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन। इसका मतलब क्या है? कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन इज द बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट ऑल स्मॉल सेविंग ऑफ डिफरेंट पीपल शुड बी कलेक्टेड थ्रू अ सोसाइटी टू राइज फंड्स एंड हेल्प द नीडली मेंबर्स। यानी कि बेसिकली एक ग्रुप होता है और वो ग्रुप क्या करता है, स्मॉल सेविंग यानी कि थोड़े थोड़े पैसे इकट्ठे करता है। पीपल शुड बी कलेक्टेड थ्रू अ सोसाइटी, सोसाइटी के मेंबर्स में कलेक्ट होते हैं, वो रोज सेविंग करते हैं, और जो उससे फंड बनता है उससे वो क्या करते हैं, हेल्प करते हैं जिनको ज़रूरत होती है उन मेंबर्स की, थ्रू गिविंग गिविंग देम लोन, यानी लोन दिलवाने में, लोन देने में मदद करते हैं। एंड अचीव बेनिफिट ऑफ लार्ज साइज ऑफ ट्रेड बाय परचेजिंग गुड्स इन लार्ज क्वांटिटी। यानी कि इसका मतलब ये है कि ये जो कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है, ऑर्गेनाइजेशन होता है, ये काफ़ी हेल्प, ये सोसाइटी के मेंबर्स मिलकर बनाते हैं और ये स्मॉल सेविंग स्टार्ट करते हैं। आपने जनरली इसका नाम सुना होगा, कमेटी, कमेटी डालना। तो ये उसी तरीके के होते हैं, उसी तरीके के होते क्या हैं, ये होते ही वही हैं। कमेटी मेंबर्स होते हैं ना, कुछ सोसाइटी के मेंबर होते हैं, वो आपस में मिलकर सेविंग करते हैं। सेविंग करने के बाद जिस बंदे को ज़रूरत होती है उसके लिए वो कमेटी खुल जाती है, वो पैसे अपनी कमेटी उठा लेता है। तो इसके अंदर यही बता रखा है कि कुछ आपस में सोसाइटी के मेंबर्स होते हैं, वो मिलकर फंड जोड़ते हैं, और जब फंड आ जाता है तो जिसको ज़रूरत होती है लोन की उसको लोन दे दिया जाता है। और ये ट्रेड में भी काम आते हैं, लाइक जैसे कि जो लार्ज स्केल की ट्रेड है, परचेज से रिलेटेड, सेल्स रिलेटेड, कोई प्रोडक्ट काफ़ी महंगा है तो ये उसको बल्क क्वांटिटी में खरीद के, यानी कि ज़्यादा क्वांटिटी में खरीद के एक सस्ते दामों पर अपने मेंबर्स को अवेलेबल कराते हैं। तो बेसिकली ये मदद का काम किया जाता है इसमें। उसके फीचर्स क्या होते हैं? बेसिकली फीचर्स होते हैं इसके, कोऑपरेटिव और फीचर्स ऑफ कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन, वॉलंटरी voluntary membership, यानी कि which means that everybody has an absolutely right to be its member. However, in certain case, membership is restricted on a particular group. फॉर एग्जाम्पल, ओनली अ फार्मर कैन बी मेंबर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी फॉर फार्मर्स। यानी कि ये जो वॉलंटियर मेंबरशिप का मतलब ये हुआ कि इसके अंदर जो ग्रुप तैयार होते हैं सोसाइटी के मेंबर्स के, उनका एक मकसद होता है, एक काम होता है। ठीक है, यानी कि अगर किसी की मदद करनी है तो उसी की मदद करनी है, परचेज से रिलेटेड मदद करनी है, सेल्स से रिलेटेड मदद करनी है, तो वही काम करना, ना कि कुछ और। तो इसलिए क्या होता है, पर्टिकुलर ग्रुप पर्टिकुलर वर्क पर ध्यान देता है। ठीक है, तो इसमें एग्जांपल बता रखा है, ओनली अ फार्मर कैन बी मेंबर ऑफ अ कोऑपरेटिव सोसाइटी फॉर अ फार्मर। यानी कि अगर फार्मर के लिए, फार्मर्स की हेल्प के लिए कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी तैयार की गई है तो वो फार्मर्स की हेल्प करेगी, उनको लोन दिलवाने में, उनको सीड्स दिलवाने में, उनको पानी प्रोवाइड करवाने में, इस तरीके से। अब इसमें आता है लीगल स्टेटस, यानी कि इसमें ये जो तैयार की जाती है इनका लीगल स्टेटस होता है, यानी कि ये एक्ट के थ्रू बनाई जाती हैं। और वो एक्ट क्या है, नो एसोसिएशन ऑफ द मेंबर कैन यूज द वर्ड cooperative which with it name unless it is registered under the cooperative society। यानी कि कोई भी एसोसिएशन, कोई भी एसोसिएशन का मेंबर यूज यही करेगा, कैन यूज द वर्ड कोऑपरेटिव विद इट नेम अनलेस इट रजिस्टर्ड अंडर द कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912 और अंडर द स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट। After registration, the cooperative society becomes a separate entity with reference of its member
which means that the society can hold assets, enter into contract, can be used a court of law and it can also sue other parties. अब लीगल स्टेटस का मतलब क्या है? जब ये एक एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड हो जाती हैं, बन जाती हैं, तो उसमें क्या होता है ना कि एक तरह से धोखेबाजी काफी कम चांसेस रहते हैं। आपने देखा होगा कमेटी लेके भाग गया कोई, पैसे लेके भाग गया, तो इस तरीके से इन काम होने ऐसे काम होने में काफी कम चांसेस रहते हैं। इसके अंदर सारे मेंबर्स जो होते हैं वो भी रजिस्टर्ड होते हैं, और ये किस लिए बनाई जा रही है, क्यों बनाई जा रही है, ये भी सारा काम रजिस्टर्ड होता है इसके अंदर, इसलिए इसको लीगल स्टेटस बताया गया है। लिमिटेड लाइबिलिटी मतलब यानी कि द लाइबिलिटी ऑफ द मेंबर्स इन द ऑर्गेनाइजेशन इज लिमिटेड। मेंबर्स की जो लाइबिलिटी रहती है वो लिमिटेड रहती है। फॉर एग्जांपल, अगर उन्हें वो जिस हेल्प के लिए उन्होंने पैसे इकट्ठे किए थे, ठीक है, और उस हेल्प करने के साथ साथ क्या हो गया, उस ऑर्गेनाइजेशन का क्या लॉस हो गया, तो इसमें क्या रहेगा, किसी मेंबर के पर्सनल एसेट नहीं बेचे जाएंगे, सभी की लाइबिलिटी लिमिटेड रहेंगी। Control. The controlling job is performed by the member themselves in a democratic way. यानी कि जो कंट्रोलिंग होती है वो खुद ही वो लोग करते हैं अपनी, एक नेताओं की तरह, यानी कि राजनीति की तरह। A management committee is formed of this purpose which is elect on the basic of voting in the general meeting। यानी कि वोट डाले जाते हैं, एक जनरल मीटिंग होती है, उसमें वोट डाले जाते हैं। Every member has the right to the cast only one vote whatsoever may be नंबर ऑफ शेयर। यानी कि जो जनरल मीटिंग के अंदर वोट्स डाले जाते हैं उसमें एक पर्सन का एक ही वोट होता है। इससे कोई मतलब नहीं रखता कि उसकी क्या कास्ट हो और उसका कितना कैपिटल और कितना शेयर हो उस वॉलेंट्री की मैम उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। वन पर्सन वन वोट रहता है उस मीटिंग को चलाने के लिए। सर्विस मोटिव यानी कि बेसिकली इसका मतलब क्या होता है, सर्विस मोटिव ही होता है, सामने वाले को सर्विस प्रोवाइड करना ही होता है। बट हेल्प द मेंबर्स बाय अर्निंग प्रॉपर प्रॉफिट। यानी कि सर्विस करने के साथ साथ क्या होता है, ये थोड़ा बहुत जो है प्रॉफिट भी कमा लेते हैं। द मेन पर्पज टू प्रोवाइड मैक्सिमम पॉसिबल हेल्प टू द मेंबर्स। प्रोवाइडिंग मैक्सिमम पॉसिबल हेल्प डज नॉट मीन द सोसाइटी प्रोवाइड गुड्स सर्विस एंड कॉस्ट प्राइस बट हेल्प देयर मेंबर्स बाय अर्निंग प्रॉपर प्रॉफिट। ये हेल्प तो करते हैं प्रॉपर, सॉरी, मेंबर्स की, बट थोड़ा सा प्रॉफिट कमाने के बाद, यानी थोड़ा सा प्रॉफिट उसमें ऐड करने के बाद। इक्वालिटी ऑफ वोटिंग राइट्स यानी कि इक्वालिटी ऑफ वोटिंग राइट्स का मतलब क्या है, कोई भी किसी कार्ड्स का हो, किसी भी कितना भी शेयर हो उसका, ऑर्गेनाइजेशन है उसको कोई मतलब नहीं है, सिर्फ एक पर्सन है तो उसका एक ही वोट जाता है। डिस्पोजल ऑफ सरप्लस यानी कि अनदर इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन दैट इज प्रॉफिट और सरप्लस इज यूटिलाइज्ड इन दिस वे। यानी कि जो सरप्लस हमने बिजनेस के पिछले चैप्टर में पढ़ के आए हम कि जो उसका प्रॉफिट अर्न करती कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन, जो भी थोड़ा बहुत प्रॉफिट लेती है उससे वो इकट्ठा करके प्रॉफिट जो बनता है, और जो सरप्लस होता है वो बच जाता है, तो वो कहाँ कहाँ यूटिलाइज करते हैं उनको, तो वो बता रखा है। एक चौथाई, वन फोर्थ ऑफ द सरप्लस इज ट्रांसफर्ड ऑन द जनरल रिजर्व एज पर लो। यानी कि जनरल रिजर्व के अंदर ट्रांसफर कर दिया जाता है एक चौथाई सरप्लस बाय लो, यानी कि लो के तहत। डिविडेंड is given on the capital at definite rate with the should not exceed 10%। यानी कि डिविडेंड जो होता है अपने मेंबर्स का, डिविडेंड इज द कैप ऑन द कैपिटल एट द डेफिनेट रेट। यानी कि किसी का भी कुछ भी हो, मतलब शेयर इतना भी हो, उसका डेफिनेट रेट रहता है विच शुड नॉट एग्जिस्ट 10%। यानी कि वो नॉट एग्जिस्ट नहीं होता, 10% से ज़्यादा नहीं होता। फिर तीसरा बता रखा है इसके अंदर, सम पार्ट ऑफ द सरप्लस यानी कुछ हिस्सा can be utilized for the development of the area in which the society happen to work which should not exist 10% of the surplus। यानी कि कुछ हिस्सा सरप्लस का अपने एरिया को, अपनी सोसाइटी को डेवलप करने में लगाया जाता है, बट 10% से ज़्यादा नहीं। द रिमेनिंग सरप्लस यानी कि जो बचा हुआ सरप्लस है अभी भी, the is divided among the members in the form of the bonus, but the bonus is determined not on the basis of share but on the basis of the contribution made by the members। For example, जो लास्ट में हमारा पैसा बच जाता है, सरप्लस बचता है, उसको मेंबर्स के बीच में डिवाइड कर दिया जाता है, नॉट बट ऑन द बेसिस ऑफ द कंट्रीब्यूशन। इसका मतलब किसके बेसिस पे किया जाता है, जितना उन्होंने पैसा लगा रखा है उस बेसिस पे उसको डिवाइड कर दिया जाता है बचे हुए पैसे को। कैश ट्रेडिंग, कैश ट्रेडिंग का मतलब क्या होता है, कोऑपरेटिव सोसाइटी गिव प्रेफरेंस टू कैश ट्रेडिंग बिकॉज ऑफ कंपनी
relatively small financial resources, but there is no legal restriction that this society cannot sell things on credit. यानी कि बेसिकली जो मोस्टली इनका वर्क किया जाता है वो कैश पे होता है, बट देयर इज नो लीगल रिस्ट्रिक्शन, यानी कोई भी लीगल रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि वो क्रेडिट पे सेल ना करें, वो चाहे तो क्रेडिट पे ही अपना काम कर सकती हैं, बट जो मोस्टली उसमें यूज़ की जाती है वो कैश ट्रेडिंग ही की जाती है। अब इसमें आता है अरेंजमेंट ऑफ फाइनेंस। अरेंजमेंट ऑफ फाइनेंस मतलब द मेजर सोर्स ऑफ प्रोवाइडिंग फाइनेंस टू द कोऑपरेटिव सोसाइटीज आर, यानी कि मेजर सोर्स कहाँ से प्रोवाइड होती है हमारी मैनेजमेंट को फाइनेंस की, ओ सॉरी कोऑपरेटिव की। पहला, कैपिटल इज ऑब्टेन फ्रॉम द सेल ऑफ शेयर इट्स मेंबर, यानी कि कैपिटल कुछ इकट्ठा हो जाता है सेल करने के बाद शेयर अपने मेंबर्स के। लोन्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम द गवर्नमेंट, लोन लेने के बाद गवर्नमेंट से। ग्रांट रिसीव फ्रॉम द गवर्नमेंट एक्सेट्रा, यानी कुछ गवर्नमेंट की हेल्प मिल जाती है, तो उस तरीके से हमारा फाइनेंस हो जाता है, कैपिटल इकट्ठा हो जाता है काम करने के लिए। फिर 10वां पॉइंट, हमारा लास्ट पॉइंट आता है गवर्नमेंट कंट्रोल थ्रू द सोसाइटीज आर वॉलेंट्री एसोसिएशन, येट द गवर्नमेंट एक्सरसाइज कंट्रोल फ्रॉम टाइम टू टाइम बाय चेकिंग देयर अकाउंट, यानी कि जो कोऑपरेटिव सोसाइटी कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन होती है इसको गवर्नमेंट टाइम टू टाइम चेक करती रहती है कि ये अपना काम ठीक से कर रहे हैं नहीं कर रहे, या फिर इनके पास कितना कैपिटल है कितना क्या है, तो ये बेसिकली चेक करती रहती है गवर्नमेंट टाइम टू टाइम हमारी कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन को। तो इसके अंदर बता रखा है फॉर्मेशन और रजिस्ट्रेशन ऑफ कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन, बेसिकली बता रखा है द नेम ऑफ द प्रपोजल सोसाइटी, द नेम ऑफ ऑब्जेक्टिव, यानी कि उसका उद्देश्य क्या है। डिटेल बता रख डिटेल होती है अपने शेयर्स की। राइट्स एंड ड्यूटीज होती हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है हमारे मेंबर्स की। मेथड ऑफ बिकमिंग मेंबर्स, यानी कि मेंबर्स बनने के लिए क्या क्या चीज़ें, मतलब क्या स्टेप होते हैं, वो सब चीज़ लिखा रहता है जब हम फॉर्म करते हैं अपनी कोऑपरेटिव सोसाइटी। और क्या बता रखा है इसके अंदर, द नेम्स एंड एड्रेस ऑफ द मिनिमम 10 नंबर्स, यानी कि 10 कम से कम 10 नंबर का मेंबर्स का नाम और पता होना चाहिए। द रूल्स ऑफ सोसाइटी, सोसाइटी के रूल भी लिखे होने चाहिए। तो ये सब बेसिकली रजिस्ट्रेशन में काफ़ी हेल्पफुल होती हैं और ज़रूरी होती हैं हमारे रजिस्ट्रेशन बनाने के लिए। ऑफिस बेयर्स ऑफ कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन, सम ऑफिस बेयर्स आर सेलेक्टेड बाय द मेंबर्स फॉर द स्मूथ रनिंग ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी। दीज आर फॉलोइंग, पहला प्रेसिडेंट, पहला दूसरा वाइस प्रेसिडेंट, तीसरा सेक्रेटरी एंड चौथा ट्रेजर्स। ऑफिस बेयर्स आर सेलेक्टेड जनरली आफ्टर एवरी 2 ईयर्स, ये हर 2 साल बाद सेलेक्ट किए जाते हैं, वही जनरल मीटिंग के थ्रू। डिफरेंस बता रखा है कोऑपरेटिव सोसाइटी में और पार्टनरशिप के अंदर। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं इसके टाइप्स। टाइप्स क्या दे रखे हैं, टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, यानी कितने टाइप्स की हमारी कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है, वो किन किन तरीकों से मदद करती है हमारी। ठीक है, तो पहला बता रखा है कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी, प्रोड्यूसर, मार्केटिंग, क्रेडिट, फार्मिंग, हाउसिंग। तो इन सबको आगे ब्रीफली में लिख रखा है यहाँ पे। पहला बता रखा है कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी, यानी कि परचेज गुड्स इन बल्क फ्रॉम द प्रोड्यूसर और होलसेलर सेलिंग गुड्स टू द मेंबर, यानी कि इसमें क्या करा जाता है, ये जो गुड्स होते हैं उनको भारी मात्रा में प्रोड्यूसर से या फिर होलसेलर से खरीदा जाता है, फिर उसको मिनिमम रेट पर और मिनिमम प्रॉफिट ऐड करने के बाद अपने मेंबर्स को सेल कर दिया जाता है, ताकि वो क्या हो, महंगे गुड्स एक सस्ते दामों में रिसीव कर सकें। तो ये उसका काम करती है कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी, अपनी सोसाइटी को ही बेनिफिट पहुंचा रही है। प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी, इसका मतलब क्या होता है, असिस्टिंग members in purchasing and selling, providing material and help in the sale of goods। प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या करती है, प्रोवाइड करती है मटेरियल और साथ साथ मदद भी करती है उन गुड्स को सेल करने में, यानी कि अगर कोई जैसे कोई एंटरप्राइज है तो उनको मटेरियल प्रोवाइड करने में मदद करेगी प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी, और उनका माल कम बिक रहा है तो उनको उनके माल को सेल करवाने में मदद करती है हमारी दूसरे नंबर वाली सोसाइटी। फिर आता है तीसरा, कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटी। इसका मतलब क्या होता है, प्रोवाइडिंग रेगुलर मार्केट टू द मेंबर, प्रोवाइडिंग रिलीफ टू द मेंबर फ्रॉम द एक्सप्लॉइटिंग ऑफ द मिडल मैन, यानी कि जो मार्केट के अंदर जो मिडल मैन होता है, जैसे होता है ना प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक आने में कई सारे स्टेप्स होते हैं, होलसेलर, रिटेलर, मिडल मैन, तो ये इन सभी को क्या कर देती है, ख़त्म कर देती है मार्केटिंग के अंदर, डायरेक्ट परचेज कर लेती है प्रोड्यूसर वगैरह से और हमें सेल कर देती है। तो ये बता रखा है कि अंदर एक्सप्लॉइटिंग ऑफ द मिडल मैन, कलेक्टिंग गुड्स फ्रॉम द मेंबर, सेलिंग कलेक्टिंग फ्रॉम द रीजनेबल प्राइस, यानी कि रीजनेबल प्राइस में बेचा जाता है, टेकिंग केयर ऑफ द मेल प्रैक्टिस ड्यूरिंग ट्रेडिंग,
ट्रेड डील्स लाइक चेकिंग फ्रॉड इन अकाउंट एंड यूजिंग फॉल्स वेट, यानी कि बेसिकली फ्रॉड वगैरह भी चेक करती है मार्केटिंग के अंदर कि क्या क्या हो रहा है क्या नहीं, इस तरीके से। अब बता रखा है इसके अंदर कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी, इसका मतलब क्या है, टू हेल्प द मेंबर फील फ्री फ्रॉम द कल्चर्स ऑफ द मनी लेंडर्स, टू इनकरेज हैबिट द सेविंग इन द मेंबर, प्रोवाइडिंग लोन। इसका मतलब क्या है, ये लोन प्रोवाइड करने का काम करती है अपने मेंबर्स को एक रीजनेबल रेट और इंटरेस्ट पे और एक इजी टर्म्स पे, तो इसका काम ये होता है। फिर आते हैं कोऑपरेटिव फार्मिंग सोसाइटीज। कोऑपरेटिव फार्मिंग सोसाइटी का मतलब क्या होता है, इनकरेज कोऑपरेटिव फार्मिंग एंड प्रोवाइडिंग मॉडर्न एग्रीकल्चर इक्विपमेंट, हाई क्वालिटी सीड्स एंड फर्टिलाइजेशन, बेसिकली फार्मर्स के लिए बेसिकली मोस्ट हेल्प करती है, हाई क्वालिटी सीड्स दिलवाने में, फर्टिलाइजेशन करवाने में पानी मदद करती है। तो इस तरीके फार्मर की सारी मदद की जाती है इस स्टडी के अंदर। छठा आता है कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, परचेजिंग एंड डेवलपिंग लैंड, कंस्ट्रक्शन एंड अलॉटिंग हाउस टू द मेंबर्स, अलॉटिंग प्लॉट्स इन कॉस्ट इन केस नो हाउस कैन बी गिवन, यानी किसी पर अगर अपना घर नहीं है तो उसका घर दिलवाने में भी मदद करती है हमारा क्या, कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज। इसके अंदर आता है हमारा फिर मेरिट्स ऑफ कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि क्या क्या फायदे होते हैं हमारे ऑर्गेनाइजेशन बनाने के लिए। इजी फॉर्मेशन, यानी कि इसको फॉर्म करना इजी रहता है, कोई मुश्किल काम नहीं है। कोऑपरेटिव सोसाइटी कैन बी फॉर्म इजीली एनी 10 एडल्ट एंड कैन establish a cooperative society by getting it registered with the registration of cooperative society. It does not require any difficulty and expensive legal procedure, यानी कोई भी डिफिकल्टी नहीं आती इसको फॉर्म करने में। लिमिटेड लाइबिलिटी, सारे मेंबर्स की लाइबिलिटी लिमिटेड रहती है, किसी की भी लाइबिलिटी अनलिमिटेड नहीं रहती। स्टेबिलिटी बीइंग अ सेपरेट एंटाइटी कोऑपरेटिव सोसाइटी, यानी कि स्टेबिलिटी का मतलब ये है कि इस कोऑपरेटिव सोसाइटी की हमारी ऑर्गेनाइजेशन की सेपरेट एंटाइटी रहती है। इससे क्या होता है, possess of the advantage of stability which means that of the bankruptcy of members have no effect on it। जैसे कि फॉर एग्जांपल किसी कोई पार्टनर की डेथ हो जाए, ठीक है, तो कोई फ्रॉड तरीके से नहीं हो सकता क्योंकि उसके अंदर सारे मेंबर्स रजिस्टर्ड हैं और हमारा ऑर्गेनाइजेशन रजिस्टर्ड है कि हम किस पे काम कर रहे हैं, तो स्टेबिलिटी इसमें बनी रहती है। डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट, डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट होती है यानी कि जनरल मीटिंग के थ्रू एक मेंबर चुना जाता है ना। एक कॉम्पिटिटिव रिप्रेजेंटेटिव on elect on the basic one member one vote, it coverage being limited, almost all the member attend in meeting, यानी सही मेंबर अटेंड कर सकते हैं मीटिंग को और अपना वोट डाल सकते हैं कोई भी जिम्मेदार पर्सन को खड़ा करने के लिए। लेसर ऑपरेशन एक्सपेंसिव, जनरल द एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटीज as very little because members offer administration service without any remuneration. There is no need for advertisement in order to boost the sale of the society, and there is no loss caused by the bad debts because of almost sale the being done in cash, यानी कि बेसिकली कैश के ऊपर इसके अंदर ट्रेडिंग की जाती है। उसमें बैड डेट्स काफ़ी कम बनते हैं, क्रेडिट पे काफ़ी कम सेल होती है, और इसके अंदर जो कॉर्पोरेट सोसाइटी होती है वो काफ़ी छोटी होती है। द एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस विदाउट एनी रिम्यूनरेशन, यानी कि जो सर्विस दी जाती है वो बिना किसी लालच की दी जाती है, यानी कि उसमें कोई फ़ायदा करने का मोटिव नहीं होता। इसमें एडवर्टीजमेंट की भी कोई नीड नहीं पड़ती, है ना। सेल सोसाइटी एंड देयर इज़ द लॉस, सेल किया जाता है सोसाइटी को और इसमें लॉस होने की कोई भी चांस नहीं होते, लाइक बैड डेट्स और क्रेडिट पे जैसे पैसा मर जाता है, सारे जो काम होता है सेल्स क्रेडिट वो सारा होता है कैश के अंदर। तो ये बता रखा है इसके अंदर टैक्स एडवांटेज। अब corporate society earning are exempt for income tax. There are also exempted from the payment of stamp duty, registration fee etc, यानी कि बेसिकली टैक्स एडवांटेज होती है जब इसको बनाया जाता है तो स्टैम्प ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन फीस एक्सेट्रा एक्सेट्रा कई सारी चीज़ें कटती हैं। स्टेट पेट्रोनेज, यानी कि गवर्नमेंट हेल्प द कोऑपरेटिव और सोसाइटीज बाय ऑफरिंग लोन ऑन ईजी, यानी कि स्टेट पेट्रोनेज मतलब क्या है, गवर्नमेंट हेल्प करती है कोऑपरेटिव सोसाइटी की, फॉर एग्जांपल लोन दे देती है ताकि वो अपना काम अच्छे से अच्छा कर सकें और सोसाइटी को बेनिफिट पहुंचाएं। सप्लाई ऑफ गुड्स एट चीपर रेट, यानी कि गुड्स सप्लाई करा जाता है चीपर रेट्स के ऊपर, यानी उनको बल्क क्वांटिटी में खरीदा जाता है, फिर उन पे होलसेलर से या प्रोड्यूसर से, फिर उनको रीजनेबल प्राइस पे यानी चीपर्स कम से कम दामों पे अपने मेंबर्स को सेल कर दिया जाता है विदाउट एनी एड बेनिफिट, ठीक है। तो इसके अंदर रखा 9 पॉइंट, चेक ऑन द अदर बिजनेस डूइंग ऑन द सिमिलर बिजनेस ऑन दैट ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी हैव टू keep in mind the price or quality of the goods of the cooperative society while fixing prices of their own goods. As a result of this, they cannot exploit the consumer by charging more. In other words, it can be said that today the consumer, the art market business, were the ever potent weapon
इन द फॉर्म ऑफ कॉर्पोरेट सोसाइटी दैट विच कैन टेक केयर ऑफ द वेलफेयर। बेसिकली जो और बिजनेस होते हैं, देखिए बिजनेस बनाया क्यों जाता है, बेसिकली पैसा कमाने के लिए। तो जो और बिजनेस होते हैं वो अपने मोस्ट प्रॉफिट मोटिव करने का वो रखते हैं थिंकिंग कि हम ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाएं। बट जो ये कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है, ये सिर्फ और सिर्फ वेलफेयर का काम करती है, इसका प्रॉफिट मोटिव कुछ नहीं होता। तो दूसरा पॉइंट बता रखा है इकोनॉमिक डेक्लेरेशन, कोऑपरेटिव सोसाइटी हैव प्रिवेंटेड द कंसंट्रेशन द कंट्री wealth in the hands of a few individuals. Earlier, the businessmen used to then the poor profit of the charging higher prices from the consumer amassed wealth, but now is the tendency disappeared। यानी कि इसका मतलब ये बता रखा है, जो आज के बिजनेसमैन हैं वो मोर प्रॉफिट चार्ज करते हैं, हाई प्राइस चार्ज करते हैं कंज्यूमर से, और जिससे क्या होता है, जो गरीब आदमी है वो अच्छी से अच्छी चीज़ें नहीं खरीद सकता, ज़्यादा महंगा गुड्स नहीं खरीद सकता। तो इसमें भी काफ़ी मदद करती है हमारी कोऑपरेटिव सोसाइटी। द कंस्टिट्यूशन कंट्री वेल्थ विद हैंड्स ऑफ अ फ्यू इंडिविजुअल्स, यानी कुछ लोग जो गरीब गुरबा होते हैं उनकी मदद करती है, तो इकोनॉमिक बैलेंस भी हमारा बना रहता है। अब इसके अंदर बता रखा है हमें लिमिटेशंस क्या होती हैं, हमारी लिमिटेशंस ऑफ कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन। इसका मतलब क्या होता है, लैक ऑफ कैपिटल द रिमेंबर्स ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी जनरली इकोनॉमिकली पुअर, यानी कि वो इकोनॉमिकली पुअर होती है, गरीब होती है, एंड लीव इन लिमिटेड एरिया, और वो रहती लिमिटेड एरिया तक है, बड़े एरिया में नहीं फैल पाती। हैंस दे कैन इन्वेस्ट ओनली अ लिमिटेड कैपिटल, तो कैपिटल जो है वो भी थोड़ा बहुत इकट्ठा होता है of the corporate society का। on other hand the lesser rate of the dividend on the principal one member one vote discourage investment, यानी कि बेसिकली इसके अंदर जो होता है कम से कम प्रॉफिट कमाने की चाह होती है, लिमिटेड एरिया में फैली होती है, लिमिटेड मेंबर इन्वेस्ट करते हैं इसके अंदर पैसा, तो जो कैपिटल जो है वो लैक रहता है, यानी कम रहता है। इनकम्प्लीट मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है, द मैनेजमेंट ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी इज रन बाय द its member whose cannot run the society effectively because the lack of managerial knowledge. The second key cause of the incomplete management is that is run by the unsalaried member who become the member managing। देखिए इनकम्प्लीट मैनेजमेंट क्यों होती है इसके अंदर, कि जो बंदा इसको चला रहा है, इसको रन कर रहा है, वो विदाउट सैलरी यानी बिना पैसों का काम कर रहा है। तो ऐसा होता है ना कि यार पैसे तो मिल नहीं रहे, मैं क्यों इतना अच्छा अपना एफर्ट दिखाऊं, मैं क्यों इतना बढ़िया काम करूं, ठीक है। तो इससे क्या होता है, थोड़ा सा इनकम्प्लीट मैनेजमेंट होती है कि पैसे तो कुछ आ नहीं रहा, तो ज़्यादा मेहनत करके फ़ायदा ही क्या। तो अब तीसरा पॉइंट बता रखा है कैश ट्रेडिंग इज द बोथ एन एडवांटेज डिसएडवांटेज, यानी कैश ट्रेडिंग हमारी एडवांटेज के अंदर भी आई थी और डिसएडवांटेज के अंदर भी आ रही है। Cash trading is both an advantage and disadvantage of the cooperative society. The members are mostly poor who needs goods on credit, यानी कि एक तो एडवांटेज ये है कैश ट्रेडिंग की कि ज़्यादा से ज़्यादा कैश में सेल होती है, क्रेडिट पे कम होती है, तो पैसा बनने के चांस कम रहते हैं। अब इसके अंदर डिसएडवांटेज कैसा बनी है, कुछ जो गरीब आदमी होते हैं उनके पास पैसा नहीं होता कि वो कैश पे खरीद सकें, तो उनको ज़रूरत होती है वो क्रेडिट पे परचेज करें, जिससे धीरे धीरे अपना पैसा दे दें, जो कि ये बहुत कम करते हैं। तो इसलिए इसकी डिसएडवांटेज बन जाती है कैश ट्रेडिंग भी। अब आता है पॉलिटिकल इंटरफेरेंस। आई हमने पढ़ा था कि गवर्नमेंट टाइम टू टाइम चेक करती है कि वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, तो इसके अंदर पॉलिटिकल इंटरफेरेंस जो है वो बना रहता है। लैक ऑफ मोटिवेशन, सिंस कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन इज अ कलेक्टिवली एंटरप्राइज ऑफ अ ग्रुप पर्सन नो मेंबर्स टेक पर्सनल इंटरेस्ट, यानी कि ये जो काम करते हैं विदाउट टेक मतलब बिना लिए अपना पर्सनल इंटरेस्ट क्या होता है, प्रॉफिट। इन द एब्सेंस ऑफ इंडिविजुअल मोटिवेशन ऑल कीप क्वाइट डू नॉट वर्क वांट टू वर्क, यानी कि इसका मतलब ये है जब अपना फायदा इंसान नहीं देखता तो अपनी उतनी चाहत से वो वर्क भी नहीं करता, तो इसके अंदर मोटिवेशन भी जो है वो लैक रहता है, यानी कम रहता है। अब इसके अंदर आता है लैक ऑफ पब्लिक कॉन्फिडेंस, यानी लैक ऑफ पब्लिक कॉन्फिडेंस का मतलब क्या होता है, generally, it has been observed that only some particular individual become members on the managing committee and they are politically motivated. Their undesirable conduct hurts the faith of the people in the cooperative society, यानी कि बेसिकली पॉलिटिकली वर्क करते हैं ये पॉलिटिकल डेमोक्रेटिक वे में, तो जो अदर फेथ पीपल्स होते हैं हमारे सोसाइटीज़ के, उनका फेट उनका भरोसा हट हट जाता है इन पब्लिक कॉन्फिडेंस से, यानी कि इन कॉर्पोरेट सोसाइटी पे जो थोड़ा फेथ जो है हमारा भरोसा वो कम हो जाता है पब्लिक का इसके ऊपर, क्योंकि डेमोक्रेटिक वे में वर्क करते हैं। और कभी कभार आपने सुना भी होगा कि कमेटी जैसे कोई लेके भाग गया, ठीक है ना, कि किसी ने पैसे मार लिए, तो इस तरीके से भी पब्लिक का जो फेथ काफ़ी कम बना रहता है इसके ऊपर। लैक ऑफ सेक्रेसी, यानी कॉर्पोरेट सोसाइटी हैव टू सेंड देयर एनुअल रिपोर्ट एंड अकाउंट्स टू द रजिस्टर ऑफ कॉर्पोरेट सोसाइटी, यानी जब इसको फॉर्म किया जाता है तो हर तरीके की एनुअल रिपोर्ट
रजिस्टर करी जाती है कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर। इन दिस वे सीक्रेट ऑफ बिजनेस बिकम पब्लिक, यानी कि जो सीक्रेट होता है बिजनेस का वो पब्लिक हो जाता है। म्यूचुअल डिस्प्यूट्स, इट इज हैज जनरली बीन ऑब्जर्व्ड दैट दीज सोसाइटीज आर एस्टेब्लिश्ड विद अ लॉट ऑफ enthusiasm, but enthusiasm disappear within the short span of time. This reason is the selfish interest of some people who take these societies as a medium to serve their purpose, but they are obsessed in their move by some other members. As a result of this, there the common conflicts are interprets just line in the institute of developing। यानी कि बेसिकली ये बता रखा है, घूम फिर के वही बात आ जाती है कि जब इंसान अपना खुद सेल्फिश इंटरेस्ट ऑफ द सम पीपल, यानी कि कुछ जो पीपल होते हैं वो अपना सेल्फिश यानी कि इंटरेस्ट ले लेते हैं सोसाइटी से, काम कर लेते हैं, मतलब पैसा ले लेते हैं और काम नहीं करते। ठीक है, नाम तो ये है कि भाई मदद करने वाले कमेटी है, बट वो मदद नहीं करती, कोई वेलफेयर का काम नहीं कर रही। तो ये पॉइंट बता दिया है इसका म्यूचुअल डिस्प्यूट्स का। तो स्टूडेंट्स इसका कंक्लूजन क्या बनता है हमारा, आफ्टर हैविंग स्टडी द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ कॉर्पोरेट सोसाइटी, यानी कि इसकी एडवांटेज डिसएडवांटेज पढ़ने के बाद हमें समझ में आ चुका है कि कोऑपरेटिव सोसाइटी हमारी होती क्या है, वो क्या काम करती है, किन किन क्या क्या टाइप्स होते हैं उसके, जो हमने पढ़ लिए, लाइक कोऑपरेटिव, कंज्यूमर, मार्केटिंग, प्रोड्यूसर, ये सब हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो इसके अंदर हमने एडवांटेज भी देख ली, इनकी डिसएडवांटेज भी देख ली, किस एक्ट के थ्रू बनाई जाती हैं ये। तो हमारे लगभग लगभग सारे डाउट्स क्लियर हो चुके हैं कि आखिर कोऑपरेटिव सोसाइटी होती क्या है। सो अगर आपको समझ में आया हो सब चीज़ें, आई थिंक समझ में आ गई होंगी। अगर किसी पॉइंट के अंदर डाउट है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। अदरवाइज कंपनी ऑर्गेनाइजेशन से हम कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट क्लास में। सो जब तक के लिए थैंक यू।